हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम विसर्ग संधि के विषय में पढ़ेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि हम कर चुके हैं। आज हम विसर्ग संधि करेंगे। स्टार्ट करते हैं। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि स्वरों में परिवर्तन होगा। व्यंजन संधि में हमने पढ़ा था कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग में परिवर्तन होगा, यानी कि जो संधि पढ़ेंगे उसी में परिवर्तन होगा। विसर्ग में विसर्ग के पश्चात स्वर आए या व्यंजन आए, विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग के स्थान पर होगा। आपको ध्यान रखना है, विसर्ग संधि में विसर्ग दिया होगा और जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग के स्थान पर होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, स्वर संधि के जब आप उदाहरण देखोगे तो वहाँ पर स्वरों में ही परिवर्तन होगा, दोनों ओर स्वर होंगे। जब व्यंजन संधि करोगे तो आपको एक साइड व्यंजन दिखेगा और दूसरी साइड आपको व्यंजन या स्वर में से कोई भी एक दिखेगा, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन के स्थान पर होगा। विसर्ग संधि में आपको विसर्ग दिखाई देगी और विसर्ग का मेल जो होगा वो स्वर या व्यंजन से होगा। विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं सत्व संधि। विसर्ग संधि का भेद है सत्व संधि। सत्व संधि का सूत्र होता है विसर्जनीयस्य से। विसर्जनीयस्य से आपको ध्यान रखना है, विसर्जनीयस्य से सत्व संधि का सूत्र है। इसका अर्थ है विसर्ग को से हो जाता है, यानी कि जो विसर्ग दी हुई है उसका परिवर्तन से में हो जाएगा। विसर्ग का परिवर्तन से में हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण हो तो विसर्ग का से हो जाता है। यानी कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार हो उसको से में चेंज हो जाएगा। विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार हो तो से में चेंज हो जाएगा। खर प्रत्याहार आप पढ़ चुके हो। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और जो उसम व्यंजन है से ये आते हैं। खर प्रत्याहार में कुल 13 वर्ण आते हैं, परंतु यदि विसर्ग के बाद श हो तो विसर्ग के स्थान पर से आएगा। यदि ट या ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर से आएगा। यानी कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार है तो आपका से होगा, विसर्ग के बाद से होगा, फिर से में रहेगा, यानी कि ये वाला से होगा, फिर परिवर्तन नहीं होगा, से का से ही रहेगा। यदि आपका विसर्ग के बाद ट या ठ दिया हो फिर आपका श में चेंज हो जाएगा। ट या ठ को किस में चेंज हो जाएगा? से में। आपको ध्यान रखना है कौन सा से कहाँ पर चेंज होगा। खर प्रत्याहार होगा तो ये वाला से आएगा, श होगा तो ये वाला से आएगा और ट ठ होगा तो ये वाला श आएगा। उदाहरण देखते हैं। नम है ते। यहाँ पर विसर्ग आई है और विसर्ग के बाद पहला वर्ण दिया गया है। विसर्ग के बाद पहला वर्ण दिया गया है, यानी कि खर प्रत्याहार का वर्ण दिया गया है। हमने पढ़ा था किस में चेंज हो जाएगा? श में। तो यहाँ पर क्या बनेगा? नमस्ते। नेक्स्ट है बालक है तरती। यहाँ पर क्या है? विसर्ग। और आगे दिया गया है हमें तय वर्ग का पहला वर्ण, किस में चेंज हो जाएगा? से में। क्या बनेगा? बालकस तरती। यहाँ पर विसर्ग को क्या हुआ है? से हुआ है। इत है ततः। इसे क्या बनेगा? ईतस ततः। विसर्ग को क्या बनेगा? ईतस ततः। ये जो उदाहरण है ये अव्यय में प्रयोग होता है, एक साथ लिखा आता है ईतस ततः। इसका अर्थ होता है इधर उधर। निश्चल, क्या बनेगा? निश्चल।
सिर छेदय क्या बनेगा? सिरस छेदय। धनु टंकारय क्या बनेगा? धनुष टंकारय। उदाहरण से आपको समझ आया होगा कि कहाँ पे कौन सा स बनेगा और कहाँ पे कौन सा। नेक्स्ट है सत्व संधि। सत्व संधि, सत्व संधि का नियम है विसर्ग के पूर्व ई या ऊ हो तथा बाद में क ख या प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। यानी कि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और उसके बाद क ख या प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। उदाहरण है नी कपटय, यहाँ विसर्ग है और विसर्ग से पहले ई दिया गया है, यहाँ पर क दिया गया है, क्या बनेगा? श बनेगा। निष्कपटः, निफलय, निष्फलय। दुष्कर्मः, दुष्कर्मः। यहाँ पर हर जगह विसर्ग को स हुआ है। ध्यान से देखना है कौन सा स हुआ है और किस नियम से हुआ है। यदि नमः और पुरः के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। यहाँ पर नमः दिया गया है, नमः कार्य, नमस्कारय, पुरः कार्य, पुरस्कारय। नेक्स्ट है विसर्ग का रुत्तव, उत्तव, गुण। विसर्ग का रुत्तव, उत्तव, गुण तथा पूर्व रूप, यानी कि कहाँ पर विसर्ग का रुत्तव होता है, कहाँ पर विसर्ग का उत्तव होता है, कहाँ पर गुण होगा और कहाँ पर पूर्व रूप होगा। यहाँ पर इस नियम में रुत्तव उत्तव विसर्ग संधि के विषय में बताया गया है। इसका सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते, अतो रोर प्लुताद प्लुते। नियम पढ़ते हैं। नियम में क्या दिया हुआ है? यदि विसर्ग से पहले हर्षव ए हो तथा उसके पश्चात भी हर्षव ए हो तो विसर्ग को रु आदेश, रु के स्थान पर उ आदेश, उसके बाद ए उ के स्थान पर गुण ओ तथा ओ ए के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश करने पर ओ ही रहता है। ओ के बाद ए की स्थिति अवग्रह चिह्न के रूप में दिखाई जाती है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि आपके पास विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद ए हो, यानी कि विसर्ग के पहले और बाद में ए हो, तो यहाँ पर विसर्ग को रू हो जाएगा। विसर्ग को क्या होगा? रू। रू से फिर ऊ होगा, विसर्ग से रू होगा, रू के बाद ऊ होगा और ऊ और ए मिलकर ये वाला ए और विसर्ग वाला ऊ मिलकर ओ हो जाएंगे, यानी कि गुण हो जाएगा। गुण संधि में हमने पढ़ा था ए के साथ ऊ मिलने से ओ हो जाता है। ओ होने के बाद जो ये बाद वाला ए है इसको अवग्रह हो जाएगा, इसको अवग्रह हो जाएगा। ये जो हमें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि विसर्ग को पहले रुत्तव होगा, फिर उत्तव होगा, फिर गुण होगा और फिर पूर्व रूप होगा। यानी कि ये एक ही नियम का क्रम बताया गया है कि पहले विसर्ग को रुत्तव करेंगे, फिर उत्तव करेंगे, फिर गुण होगा, फिर पूर्व रूप होगा। और ये कब होगा? जब विसर्ग से पहले ए होगा और विसर्ग के बाद भी ए होगा। उदाहरण देखते हैं। बालः अयम, बालः अयम, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले ल के साथ ए है और बाद में भी ए है, यानी कि दोनों तरफ ए है। यहाँ विसर्ग को क्या होगा? रू, रू से फिर क्या होगा? ऊ, ऊ होने के बाद ए और ऊ से क्या होगा? ओ, और यहाँ लास्ट वाला जो ए है ये क्या हो जाएगा? अवग्रह, यानी कि क्या बनेगा? बालो अयम, बालो अयम। ये यहाँ पर यही दिखाया गया है कि विसर्ग को कैसे ओ बनेगा। विसर्ग को ऊ आदेश, पहले इन्होंने ए को अलग कर लिया गया है ल से, ये यहाँ पर ऊ जो हुआ है ये विसर्ग को हुआ है। अब यहाँ ए और ऊ से ओ हो जाएगा, बाल ओ अयम। यहाँ पर क्या रूप बनेगा? बालो अयम, बालो अयम। यहाँ पर ये विसर्ग को ओ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है से अवदत। यहाँ पर दोनों साइड क्या है? ए है। यहाँ पर क्या होगा? सो अवदत, नरीप अवदत, नरीपो अवदत। प्रथम अध्याय, प्रथमो अध्याय। नेक्स्ट है हसीच। यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में वर्गों के तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण अथवा य, र, ल, व या है हो
तो विसर्ग के स्थान पर रै हो जाता है। पुनः रै आदेश का उ तदंतर ए उ को गुण होकर ओ हो जाता है। हसी च में जो दिया गया है ये हस प्रत्यार दिया गया है, यानी कि विसर्ग से पहले ए होने पर और बाद में हस वर्ण होने पर विसर्ग को ओ हो जाता है। पहले रै होगा, विसर्ग को ओ हो जाता है। जैसे लास्ट में हमने पढ़ा था रू होगा, फिर ऊ होगा, फिर ओ बनेगा। इसमें पहले विसर्ग को रै होगा, फिर ऊ होगा और फिर ओ होगा। उदाहरण देखते हैं। तपह वनम, तपह वनम, यहाँ पर हर्षव ए है और विसर्ग है, यहाँ पर वह है, यानी कि जो य रै ल व है ये जो थे हस वर्ण थे, यहाँ पर वह दिया गया है। तपह वनम, यहाँ पर विसर्ग को क्या होगा, रै होगा, रै से ऊ होगा और उसके बाद ए ऊ को ओ होगा, यानी कि जो बाद में रूप बनेगा वो बनेगा तपोवनम, तपोवनम। लास्ट में आपको ओ मिलेगा। यहाँ पर दोनों में ही क्या बन रहा है, विसर्ग को ओ हो रहा है। मन है, रथ है, मनोरथ है। ये आपको ध्यान रखना है कि तपोवनम किस सूत्र से बना है, हसी च। मनोरथ किस सूत्र से बना है, हसी च। बाल है गच्छति, बालो गच्छति। नेक्स्ट है रुतव संधि। रुतव संधि में विसर्ग को रै हो जाता है। हमने सबसे पहले सत्तव संधि पढ़ी थी, वहाँ विसर्ग को स हुआ था। फिर उसके बाद दूसरा सत्तव पढ़ा था जिसमें विसर्ग को श हो रहा था। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा जिसमें विसर्ग को ओ हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर विसर्ग को रै होगा। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर रै हो जाता है। अभी जो पहले वाला नियम था उसमें विसर्ग से पहले ए था और उसके बाद क्या था, हस वर्ण थे। इसमें क्या होगा, विसर्ग से पहले ए आ के अलावा कोई अन्य स्वर होना चाहिए और बाद में आपका स्वर भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी स्वर हो और घोष व्यंजन हो। घोष व्यंजन कौन से होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यानी कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य रै ल व है। इनके आने से विसर्ग को रै हो जाता है। उदाहरण है मुनि अयम, मुनि अयम, यहाँ विसर्ग है और विसर्ग से पहले ई है, यानी कि ए आ नहीं आया है, उसके बाद ए है, तो यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग को रै हो जाएगा। क्या बनेगा, मुनि रयम। यहाँ विसर्ग को रै हुआ है। हरि आगच्छति, हरि रागच्छति, हरि रागच्छति। गुरु है जयति, गुरुर जयति, यहाँ विसर्ग को रै हुआ है। विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई है। विसर्ग संधि में इतना ही है। विसर्ग संधि के हमने भेद पढ़े, उनके नियम पढ़े, उनके सूत्र पढ़े। आपको अच्छे से पढ़ने हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से देखना है और इनके सारे रूल याद करने हैं और इन्हें लिख लिख के देखना है। संधि संस्कृत का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी पेपर हो। आपको अच्छे से इसे तैयार करना है। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में इतना ही।